हेलो, हाय, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे सेशन में, जिसमें मैं आप लोगों के साथ ऑनलाइन अवेलेबल लाइव मॉक टेस्ट का डिस्कशन करूंगा। ये टेस्ट हम डिस्कशन कर रहे हैं सिलेक्शन वे एप्लीकेशन के टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन का। तो टेस्ट रैंकिंग पर अवेलेबल इस वीकेंड यानी कि 20-21 जून को जो लाइव टेस्ट कंडक्ट कराया गया सीजीएल सीएचएसएल 2026 एग्जाम को टारगेट करते हुए, उसमें पूछे गए जो जीके जीएस के 25 सवाल है, उसका डिस्कशन मैं इस वीडियो के अंदर कराऊंगा। तो सिर्फ वो 25 सवालों को आप लोगों को ये बताने के लिए इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कशन नहीं करूंगा कि इसका ए आंसर है, इसका बी आंसर है। मैं सभी 25 सवालों का थॉरोली डिस्कशन करूंगा। संबंधित एक्स्ट्रा जानकारी जो आप लोगों को सवाल से संबंधित पता होनी चाहिए, उस पर चर्चा करूंगा। तो चलिए फिर डिस्कशन को हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें अगर आपको ये पसंद आती है। कमेंट भी, अगर आपने वो लाइव टेस्ट अटेम्प्ट किया है तो मुझे आप जरूर अपना स्कोर शेयर करें। तो चलिए फिर पहला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आएगा। ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, जो डिस्कशन बेस्ड बातें हैं वो मैं आप लोगों को फटाफट डिस्कस करता हूँ। तो जी पहला सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। सवाल सवाल ही दिख रहा है इस वाले सवाल का आपको स्क्रीन पर। मैंने ऑप्शन नहीं लिए। मतलब कुल मिलाकर ये तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं। इन तीनों स्टेटमेंट में आपको चीजें देखनी है और बतानी है कि इन तीनों में से कौन कौन से करेक्ट थे। तो ऑप्शंस आ नहीं रहे थे, वरना फिर ये दिखता नहीं आपको स्क्रीन पर, तो इसलिए मैंने सिर्फ सवाल को लिया है। सवाल को एक बार पढ़ते हैं भाई। ये पूछ रहे हैं कि हाल ही में चर्चा में रहे यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूरोपियन यूनियंस कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी कि सीबैम व्हिच हैज बीन इन द न्यूज रिसेंटली। तो ये क्या है? करंट अफेयर बेस्ड एक सवाल है कि न्यूज थी, चर्चा में थी। आपको पता है एनवायरमेंटल रिलेटिव एक्टिविटीज के अंदर इस प्रकार के मैकेनिज्म जब डिस्कशन में होते हैं तो उनसे संबंधित जो फैक्ट्स हैं वो एक सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो अब एक एक करके स्टेटमेंट पर जाते हैं हम। इसके तहत यूरोपीय संघ में आयात होने वाले स्टील, एल्यूमीनियम और सीमेंट जैसे अत्यधिक कार्बन गहन उत्पादों पर कार्बन टैक्स लगाया जाएगा। अंडर दिस मैकेनिज्म अ कार्बन टैक्स विल बी लेवाइड ऑन हाईली कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स जैसे कि स्टील, एल्यूमीनियम एंड सीमेंट इंपोर्टेड इनटू द यूरोपियन यूनियन। ये वाला स्टेटमेंट आप कर दीजिएगा यहाँ पर करेक्ट। क्यों? क्योंकि ये जो सीबैम है, जिस संस्था की इन्होंने यहाँ पर बात करी है, जिसका फुल फॉर्म भी आप लोगों को पता होना चाहिए, इसके तहत यूरोपियन यूनियन जो भी इंपोर्टेड कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स होंगे जिन पर कार्बन कॉस्ट लगाने का काम करा जा रहा है, वो क्यों है? ताकि इंपोर्टेड जो प्रोडक्ट्स हैं और जो यूरोपियन यूनियन के प्रोडक्ट्स हैं उनके बीच में एक फेयर कंपटीशन रहे। ठीक है, तो ये वाली बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इस एग्रीमेंट के अंदर, इस मैकेनिज्म के अंदर ये वाला जो पॉइंट है इसको इंक्लूड किया है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, भारत इस कर प्रणाली का पुरजोर समर्थन कर रहा है क्योंकि इसके भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में भारी वित्तीय लाभ होगा। यानी कि इंडिया इज स्ट्रांगली सपोर्टिंग दिस टैक्स regime as it will result in significant financial gains for Indian exporters in European markets। क्या ये बात सही है? ये वाली बात आपको गलत करनी है। आखिरकार क्यों गलत करनी है? क्योंकि इंडिया ने इस सी बैम पर इसके पड़ने वाले जो कंसर्न्स हैं उनको रेज किया है, इसके प्रभाव को हमने रेज किया है। क्योंकि इससे क्या है ना, जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, स्पेशली स्टील वाले या फिर एल्यूमिनियम सेक्टर वाले लोग, उनकी कॉम्पिटिटिवनेस इससे कम हो सकती है। तो हमारे देश ने इस पर एक तरीके से कंसर्न जताया है कि भाई ये आप जो कर रहे हो ना, इस तरीके की चीजें लाकर, ये सही नहीं है। ना कि हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए ये वाला हम गलत करेंगे। चर्चा में भी था। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने भी इसके ऊपर ट्वीट किया था। तीसरा है, इट्स प्राइमरली यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों में हरित ऊर्जा यानी कि ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना और कार्बन लीकेज को रोकना है। मैं इसको भी गलत करूंगा। अब आप बोलोगे कि आपने ऐसा क्यों कर दिया, आखिर एक्चुअल में बात क्या है? तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ना, वो डेवलपिंग कंट्रीज में ग्रीन एनर्जी प्रमोट करना या फिर उनके अंदर इस कार्बन लीकेज को रोकना नहीं है। कार्बन लीकेज रोकना ऑब्जेक्टिव तो है, लेकिन लेकिन वो आपका सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज में करा जाएगा, वो वाली बात यहां पर उन्होंने गलत करी है। समझ गए बात को? मतलब ये वाली जो बात इन्होंने कही कि कार्बन लीकेज को रोकता है, वो वाला स्टेटमेंट, वो वाला सेक्शन सही है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में ग्रीन एनर्जी प्रमोट करना वो इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के अंदर नहीं है। तो इसीलिए तीसरा वाला स्टेटमेंट भी हमें यहां पर गलत करना पड़ता।
तो कुल मिलाकर ऐसे जो मैकेनिज्म वगैरह होते हैं जिस पर एक जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा होती है, हमारे देश के रिएक्शंस ऐसी बातों पर आते हैं, तो उनके पॉइंट्स डिस्कस होते हैं, इंडियन मार्केट में डिस्कस होते हैं, क्योंकि ये हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट डाल रहा है। ऑब्वियसली अगर एक्सपोर्टर्स के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है तो हमारी इकोनॉमी के ऊपर इसका प्रभाव आ रहा है। समझ गए? अब यहाँ पर कई सारे टर्म्स यूज हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है कार्बन लीकेज। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि जब कंपनीज स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल जो उनके नियम होते हैं या फिर एनवायरमेंटल लॉज वाले देश से प्रोडक्शन को हटाकर कुछ लक्स रूल्स जो यूज कर रहे हैं देश उसमें अगर शिफ्ट करते हैं तो उसको कार्बन लीकेज कहा जाता है। ठीक है? अब ये सी बैंक के अंदर बहुत सारी चीजें कवर करते हैं, स्टील, आयरन, ये सारा का सारा सेक्टर आता है। तो कुल मिलाकर जो डिस्कशन है वो क्लियरली करंट अफेयर बेस्ड आपने अगर लर्निंग करी है तो आप लोग इसको सही कर पाते। बट एनीवेज अगर गलत हो गया हो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा डीप अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने वाला सही सवाल था। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाइकोम सत्याग्रह 924-25 के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो ये इस तरीके के सवाल थोड़े से इंटरेस्टिंग हो जाते हैं क्योंकि ये हमसे असत्य पूछते हैं और कोई ऐसा इवेंट वो पूछते हैं जो कि बहुत ज्यादा चर्चित है। तो ये जो वैक्यूम, ऑब्वियसली आपको पता है कि केरला के अंदर जो अस्पृश्यता है यानी कि अनटचेबिलिटी है उसके खिलाफ ही आंदोलन करा गया था, ये वाली बात आपको पता ही है। तो एक एक करके सारे स्टेटमेंट ही इसमें हम ओपन करेंगे। यह त्रावणकोर आधुनिक केरल में निचली जातियों को मंदिरों के आसपास की सड़कों पर चलने का अधिकार दिलाने के लिए शुरू किया गया एक हिंसक आंदोलन था। दिस वाज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट लॉन्च्ड इन ट्रावणकोर मॉडर्न केरला टू सिक्योर फॉर लोअर कास्ट टू राइट टू वॉक ऑन द रोड सराउंडिंग द टेम्पल्स। ये वाली बात में बिल्कुल ठीक है। ये वैक्यूम केरला के अंदर मतलब इस तरीके की एक सिचुएशन बनी थी, वहां पर अनटचेबिलिटी के खिलाफ एक आंदोलन के रूप में जाना जाता है। ठीक है? सेकेंड ऑप्शन, महात्मा गांधी ने खुद इस आंदोलन का समर्थन करने के लिए त्रावणकोर की यात्रा करी थी। क्या ये सही है? गांधी जी के द्वारा करे गए कार्यों में इनका इन्वॉल्वमेंट इस वैकोम सत्याग्रह के अंदर इनका पार्टिसिपेशन भी इंपॉर्टेंट माना जाता है, यानी कि गांधी जी ने मूवमेंट को सपोर्ट किया और वो ट्रैवनकोर भी गए थे। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन हमें गलत वाला बताना है। तीसरा है, इस आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से परियार ईवी रामास्वामी के केलप्पन और टे के माधवन ने किया था। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? ये तीनों के तीनों नाम इस वैकोम सत्याग्रह से जुड़े हुए हैं, इनके अंदर यूज ये फेमस पर्सनालिटीज है। इस पूरे आंदोलन के प्रमुख लीडर्स हैं ये परियार ईवी रामास्वामी, केलप्पन एंड टी के माधवन। तो चौथा आपका ऑप्शन बचता है। इसमें कह रहे हैं कि सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप त्रावणकोर के सभी मंदिरों के कपाट यानी कि गर्भगृह सहित तुरंत अछूतों के लिए पूरी तरह से खोल दिए गए थे। ऐसा नहीं हो पाया था। ये जो वैकोम सत्याग्रह है ना, इसके बाद सिर्फ जो टेम्पल्स के रोड्स थी, उनकी सड़कें थी, सिर्फ उनको ओपन कर लिया गया था। कपाट या फिर गर्भगृह सहित वाली जो बात है वो यहाँ पर सटीक नहीं बैठती है। अब आप बोलोगे कि किसी सत्याग्रह को पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उनके बराबर में सड़कों पर ही सिर्फ उनको एक तरीके से ओपन कर दिया गया था या नहीं। अब देखो ये थोड़ा सा डीप डिस्कशन ही है, और ऐसे सेशन के अंदर एटलीस्ट आप वैक्यूम सत्याग्रह के संबंध में जो बाकी के 3 स्टेटमेंट है उनके बारे में तो याद रख पाओगे ना, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इवन ये मंदिर के अंदर की एंट्री का जो प्रोक्लेमेशन है ये 1936 के अंदर इन्होंने दिया था, जो कि महाराजा तिरुनल वहां पर हुआ करते थे, उनके द्वारा दिया गया था। तो ये वाली बातें भी हमें यहाँ पर याद है। बाकी ये जो तीनों पर्सनालिटी मैंने यहाँ पर यूज किए हैं, जैसे ईवी रामास्वामी का जिक्र करा गया, ये कई सारे आंदोलनों से संबंध रहा है। आपने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इसके बारे में सुना होगा, इससे ये जुड़े रहे। वैकोम सत्याग्रह से अभी हमने सवाल के अंदर जान लिया कि इनका नाम जुड़ा रहा। इवेंट है, एक घटना है, इसको और भी बहुत सारे अलग अलग नामों से जाना जाता है। ऐसे कहा जाता है कि ये पहला मतलब मेजर यानी कि बहुत बड़ा एक एंटी अनटचेबिलिटी मूवमेंट था साउथ इंडिया का। अगर मैं पूछूं कि बताइए साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत के अंदर पहला बड़ा एंटी अनटचेबिलिटी जो मूवमेंट था वो कौन सा था, तो इसी वैकोम सत्याग्रह का नाम आपको याद रखना। ठीक है? तो इन बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट है जी, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति यानी कि लैंडफॉर्म पवन के अपर्दन यानी कि विंड इरोजन के कारण निर्मित नहीं होती है, बल्कि वह निक्षेपण या किसी अन्य कारक का परिणाम है। अगर आप में से किसी ने भी फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी है तो ये हमें अलग अलग प्रकार के इरोजन्स के द्वारा क्रिएटेड जो लैंडफॉर्म्स हैं यानी कि स्थलाकृति हैं, इनके बारे में पढ़ाया जाता है। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कौन सी लैंडफॉर्म विंड इरोजन से नहीं बनती।
अब इसमें हमें क्या क्या करना पड़ेगा, एक एक करके हम ऑप्शन वाइज जाने की कोशिश करेंगे। तो पहले इन्होंने यहाँ पर यारदांग दिया, मैं इसको गलत करूंगा। विंड इरोजन से यारदांग्स बनते हैं, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कि विंड इरोजन से क्रिएटेड लैंडफॉर्म यारदांग, क्योंकि ये इंडिविजुअली रूप से आपसे कल को पूछ सकते हैं कि बताइए यारदांग लैंडफॉर्म्स किससे बनते हैं, तो वो विंड इरोजन से बनते हैं। काफी तेज जो हवाएं होती हैं वो सॉफ्ट पत्थरों को काटकर काफी बड़े बड़े रिजेस बना देती हैं, उसको हम यार्डेंस कहते हैं। नेक्स्ट आपको इन्होंने दिया है मशरूम रॉक। क्या मशरूम रॉक विंड इरोजन से क्रिएटेड है या नहीं, तो ये भी जो सवाल है ना, इन्होंने पूछा है कि नहीं बनता, तो ये भी गलत है, यानी कि ये ऑप्शन हम गलत करेंगे। विंड एब्रेजन से बनता है ये, ठीक है। तो नीचे का जो हिस्सा होता है इन आपके रॉक्स का, वो क्या हो जाता है, मतलब ज्यादा इरोड हो जाता है, तो ये भी मतलब विंड इरोजन का इसके अंदर आपको इन्वॉल्वमेंट नजर आएगा। तीसरा है इंजलबर्ग। इंजलबर्ग को भी इस सवाल में जो उन्होंने पूछा है कि नॉट क्रिएटेड बाई वाली बात से, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो रेजिडुअल आइसोलेटेड पहाड़ियां होती हैं वही तो आपकी आइजलबर्ग कहलाती हैं। जहां पर वेदरिंग होती है, जहां पर विंड इरोजन होता है, उसी के रिजल्ट से आपके ये इंजलबर्ग्स बनते हैं। जैसे कि डेजर्ट के अंदर आपको वहां की जियोमॉर्फोलॉजी है, वहां पर ये आपको इंजलबर्ग देखने के लिए मिलता है। तो ये भी हम इस ऑप्शन का मतलब सवाल का करेक्ट आंसर नहीं कर पाएंगे। फिर जो चौथा ऑप्शन उन्होंने दिया है ड्रमलिन। ड्रमलिन है एक ग्लेशियल डिपोजिशनल, यानी कि ग्लेशियल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म के रूप में जाना जाता है आपका ये ड्रमलिन। इसमें हवा का यानी कि विंड का कोई भी रोल नहीं होता है। ये ग्लेशियर के द्वारा जो डिपॉजिट करी गई टिल होती है, उससे ये आपके बनते हैं ड्रमलिन। इसकी शेप मतलब जैसे चम्मच को आप उल्टा कर दें, इसको इन्वर्टेड स्पून की शेप का भी कहता है। इन्वर्टेड स्पून बोल दीजिए, या फिर अगर आपको उल्टी चम्मच याद रह जाए तो ड्रमलिन की शेप आप उससे लिंक कर दीजिए। ठीक है, तो ये जो विंड इरोजन से बनने वाले लैंडफॉर्म्स हैं, उसमें आपको क्या याद रखना है, आपको आज के बाद यारडांग का नाम याद रखना है, आपको मशरूम रॉक का नाम याद रखना है, आपको एंजेलबर्ग का याद रखना है, आपको एक और याद रखना है यूगेन। मतलब ये मल्टीपल है, मैं यहां पर बस बता दे रहा हूं आपको। ज्यूगेन एक ये लैंडफॉर्म है, ये भी आपका विंड इरोजन से बनाया जाता है। ऐसे ही विंड डिपोजिशन से बनने वाले आपको नजर आएंगे, उसमें सैंड ड्यून्स होते हैं, लॉसेस होते हैं। ऐसे ही आपके ये जो ग्लेशियल डिपोजिशन से बनने वाले, उसमें आपका ड्रमलिन आप सबसे पहले याद रखेंगे, और भी होते हैं जैसे कि मोराइंस, ये भी आपका इन्हीं से बनते हैं, ग्लेशियल डिपोजिट से। कामे मतलब बहुत सारे हैं, अब मैं इन पर क्या ही डीप डिस्कशन करूं, बट इन्हें हमें पता होना चाहिए कि कौन सा लैंडफॉर्म्स किससे बन रहा है, किस प्रक्रिया से बन रहा है। चलिए, नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के संदर्भ में जो फिलिप्स कर्व है, किन दो आर्थिक चरों के बीच पारस्परिक और व्युत्क्रम यानी कि इनवर्स संबंध को प्रदर्शित करता है। काफी अच्छा सवाल है। कुल मिलाकर इन्होंने फिलिप्स कर्व्स के इलस्ट्रेशन को लेकर पूछा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स बिटवीन विच टू इकोनॉमिक वेरिएबल्स डज द फिलिप्स कर्व इलस्ट्रेट अ रेसिप्रोकल एंड इनवर्स रिलेशनशिप। तो पहले तो हमें इस फिलिप्स कर्व के बारे में पता होना चाहिए। इकोनॉमिक्स के अंदर हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, यानी कि मुद्रास्फीति की बात करते हैं, हम अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी की बात करते हैं, उनके बीच में ये एक इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है। तो यहाँ पर ये जो पहला वाला ऑप्शन है, इन्फ्लेशन और बेरोजगारी की दर, यही हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। तो जो एक ट्रेडिशनल फिलिप्स कर्व है, उसके अकॉर्डिंग अगर अनएम्प्लॉयमेंट नीचे जाएगी, अगर अनएम्प्लॉयमेंट नीचे जाएगी तो उससे क्या होगी, उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी। अगर अनएम्प्लॉयमेंट का रेट या दर ऊपर जाएगी तो उससे आपकी इन्फ्लेशन कम होगी। इसका कारण क्या है, आपको पता है कि जब जो नौकरियां हैं वो ज्यादा होती हैं, तो डिमांड और जो वेजेस है, जो भत्ते हैं, वो लोगों के बढ़ते हैं, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। और यही रीजन आपका एक्सप्लेन करता है ये फिलिप्स कर्व। इसीलिए मैंने सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट किया। ठीक है, अब बी ऑप्शन में इन्होंने राष्ट्रीय आय, मतलब बाकी तो देखो गलत ही होंगे, इससे रिलेशन इनका बाकियों का है ही नहीं। तो फिलिप्स कर्व इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते रहते हैं। इस फिलिप्स कर्व पे मेरे को दो तीन बातें आप लोगों से पूछनी है कि बताइए कि कौन से अर्थशास्त्री इससे संबंधित है और कब संबंधित है, यानी कि कब इसको एक्सप्लेन किया गया था। तो 1958 आपको साल याद रखना है, और जो व्यक्ति इससे संबंधित है वो है A W फिलिप्स। इनके द्वारा इस कर्व को लाया गया था।
बाकी इन्फ्लेशन के बारे में आपको पता है, लेकिन मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, आप मुझे बताएं कि स्टैगफ्लेशन, इससे आप क्या समझते हैं? व्हाट इज स्टैगफ्लेशन? तो 1970 में देखा गया कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन थी, हाई इन्फ्लेशन थी, और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा हाई था। तो इसने एक ट्रेडिशनल फिलिप्स कर्व को चैलेंज कर दिया। ठीक है, स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन में क्या होता है? उसका हाई इन्फ्लेशन एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट, ये सिचुएशन जो देखी गई वो कब देखी गई? ये 1970 में देखी गई। और जब ऐसा हुआ तो स्टैगफ्लेशन ने आपके इस 1958 वाले फिलिप्स कर्व की प्रिंसिपल को चैलेंज किया था। फिर उस पर मल्टीपल और भी फैक्टर्स बताए गए थे कि भाई इन इन कारणों से ऐसा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछ रहा है, दो मैच दिए गए हैं, यहाँ पर भी मैंने विकल्प इंक्लूड नहीं किए हैं। लिस्ट वन में आपको कुछ ऑफिसर्स के नाम दिए गए हैं और लिस्ट टू में आपको विभाग यानी कि डिपार्टमेंट्स के नाम दिए गए हैं। तो एक एक करके देखते हैं। मतलब वही है कि मौर्यकालीन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो आपको लिस्ट वन में है और उनके संबंधित विभाग। एंशंट हिस्ट्री के अंदर हम हर किसी डायनेस्टी के डिस्कशन के अंदर उनके एडमिनिस्ट्रेशन पर चर्चा करते हैं, उनके प्रशासन पर चर्चा करते हैं। वहां पर कई सारे ऐसे ऑफिसर्स, ऑफिस बियरर्स होते हैं जिनके नाम हमारी प्राचीन काल के इतिहास की जानकारी देने वाली रचनाओं के अंदर मेंशन्ड है, तो उन पर आधारित हमसे सवाल पूछे जाते हैं। हाँ, पहला इन्होंने नाम दिया है सन्निधाता, बहुत ही कॉमनली पूछे जाने वाले आपके सवालों में से ये एक है। इंडिविजुअली रूप से भी इसको पूछा जाता रहा है। तो राज्य का जो राजकीय कोष है यानी कि ट्रेजरी है या फिर जो उनके स्टोर्स हैं, तो उनका जो प्रमुख अधिकारी हुआ करता था उसको सन्निधाता ही कहा करते थे। पहले इस पर बहुत सवाल पूछे गए हैं। दूसरा है समाहर्ता। समाहर्ता कौन हुआ करते थे? ये चीफ रेवेन्यू कलेक्टर हुआ करते थे। तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि जो टैक्सेस वगैरह हुआ करते थे उनको कलेक्ट करने वाला मुख्य अधिकारी यानी कि टैक्स कलेक्टर कहलाता था समाहर्ता। ये भी आज के बाद आपको इंडिविजुअली याद रखना है। तीसरा है कारमंतिका या फिर कर्मांतिका। ये जितनी भी फैक्ट्री होती थी, जो इंडस्ट्रीज होती थी, ये उसके मुखिया हुआ करते थे। अभी राज्य के अंदर जितने भी कारखाने हैं, जितने भी फैक्ट्री, जितनी भी इंडस्ट्रीज लग रही हैं, ये उन सभी को देखने का काम करते थे। तो ये आपके कर्मांतिक क्या हो गए? उद्योगों और कारखानों के अध्यक्ष हो गए। ये भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा है व्यवहारिक। व्यवहारिक को क्या हम सिविल कोर्ट का मुख्य कहते थे? ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। यानी कि सिविल डिस्प्यूट्स अगर आपको मार्केट में, सोसाइटी में नजर आ रहे हैं, या फिर जितनी भी न्यायिक यानी कि जुडिशियल मैटर्स है, उनको हैंडल करने का काम आपके व्यवहारिक ही करते थे। तो आप मुझे बताइए कि इन चारों में से कौन कौन से करेक्ट थे? ये चारों ही करेक्ट थे। इस प्रकार से करेक्ट थे वो, ए का वन, बी का टू, सी का थ्री और डी का फोर, इसी प्रकार से आपके करेक्ट है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब ये मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स की बात हो रही है, जिसका जिक्र हम अर्थशास्त्र के अंदर देखते हैं। अर्थशास्त्र पर आपको सभी को पता है, कौटिल्य यानी कि चाणक्य यानी कि विष्णुगुप्त के द्वारा वो लिखी गई। मौर्यन समय के इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हमें पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पर आपको समहर्ता जो बी वाले हैं, उनके बारे में बताया। वो क्या करते थे? वो रेवेन्यू संबंधित आपको काम करते हुए नजर आएंगे। जो सन्निधाता है उन पर हमने चर्चा कर ली, वो ट्रेजरी यानी कि राज्य के कोष पर इतनी डिस्कशन करेंगे। ऐसे ही सेनापति, सेनापति के बारे में तो सभी को पता ही है, आर्मी को हैंडल कर रहे होंगे। ऐसे ही पुरोहित। पुरोहित भी एक बड़ा मतलब पोस्ट मान लीजिए। पुरोहित का क्या काम था? वो जितने भी धार्मिक मामले हैं उनसे संबंधित काम करते थे। और ऐसे ही आपका कर्मांतिका मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, वो इंडस्ट्रीज वगैरह को हैंडल करते थे। ठीक है, तो ये सारे सही में मैच इन्होंने करके दे रखे हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में प्रोटीन के पाचन से संबंधित नहीं है, बल्कि वह कार्बोहाइड्रेट या वसा को तोड़ता है? अगर आपने बायोलॉजी के अंदर बहुत ही बेसिक प्रोसेसेस को पढ़ रखा है, एंजाइम्स रिलेटेड ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो सवाल में आपको प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी। सवाल पूछ क्या रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज नॉट इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी बट इंस्टीड ब्रेक डाउन द कार्बोहाइड्रेट्स या फिर फैट्स? सवाल पूछ रहा है कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन डाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है। एक एक करके देखें। क्या मैं यहाँ पर पेप्सिन को एलिमिनेट करूंगा? क्यों? क्योंकि प्रोटीन डाइजेशन का काम ये करता है। अभी ये आप रख लीजिएगा यहाँ पर याद, प्रोटीन डाइजेशन में आपका पेप्सिन इन्वॉल्व रहता है। अगर मैं पेप्सिन की लोकेशन बताऊं तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कहां पर होता है? स्टमक के अंदर, आपके पेट में। ठीक,
दूसरा है ट्रिप्सिन। क्या ट्रिप्सिन भी आपका प्रोटीन के डाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता? जी ऐसा नहीं है, प्रोटीन को डाइजेशन करने का काम करता है, और ये आपको पैनक्रियाज के अंदर लोकेटेड नजर आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बेसिकली ये आपका ट्रिप्सिन इन्वॉल्व नजर आता है। ठीक। तीसरा, एमाइलेज। इसको देख के ही आपके चेहरे पर खुशी आई होगी, क्योंकि एमाइलेज प्रोटीन नहीं तोड़ता, वो प्रोटीन का ब्रेक डाउन नहीं करता है। ये कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि स्टार्च, इनको डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो ये जो सी वाला ऑप्शन है वो इसके अंदर सही जाता। बाकी हम यहाँ पर काइमोट्रिप्सिन को भी एलिमिनेट करते हैं, ये प्रोटीन डाइजेशन करने का काम करता है। ये आपका एक पैनक्रियाटिक एंजाइम है। तो याद रखिएगा, मतलब ये बेसिक सी बातें हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेस्टिंग जो एंजाइम्स हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे कि हमारे जो सलाइवरी एमाइलेज है वो करते हैं, जिसमें आपका पेटाइलिन आ जाता है। ये सलाइवरी अमाइलेज है जो कि कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करता है। आपका पेनक्रियाटिक जो अमाइलेज है वो ये वाला काम करता है जो सी ऑप्शन में दिया। आपका माल्टेज, ये भी आपका कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करता है। आपका सुक्रेज, आपका लैक्टेज, ये सभी के सभी आपका क्या करते हैं, ये आपके कार्बोहाइड्रेट के ब्रेक डाउन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अगर प्रोटीन के डाइजेस्टिंग एंजाइम्स के अंदर हमें पूछा जाएगा तो आपको पेप्सिन याद रखना है, आपको ट्रिप्सिन याद रखना है, आपको ये आपका ये जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया क्राइमोट्रिप्सिन, इनका भी नाम याद रखना है। और एक और है, बताएगा कोई? पेप्टिडेज। देखो ये रटने होते हैं यही, क्योंकि रेगुलरली इन्हीं को पूछते हैं, एंजाइम्स की इन्वॉल्वमेंट, कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन डाइजेशन। अब ये मतलब एक बार रट लोगे तो फिर आपको कहाँ बार बार देखने की जरूरत है। चलिए, एनीवेज, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवान आमिर को ही यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर नामक एक पूर्णतः नए कृषि विभाग की स्थापना की थी, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत established a completely new department of agriculture named दीवान आमिर को ही, एंड व्हाट वाज इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? आपको चार ऑप्शन दिए गए। पहला, अलाउद्दीन खिलजी का नाम दे दिया, मैं इसको गलत कर दूंगा। अलाउद्दीन खिलजी मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, और जो प्राइस कंट्रोल के लिए आपका काफी फेमस माना जाता था, लेकिन दीवान आमिर को ही उसने स्थापित तो नहीं किया था, तो हमने इसको गलत कर दिया। दूसरा इन्होंने दिया मोहम्मद बिन तुगलक, हमें इसको देखकर आंसर करना पड़ेगा, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि एग्रीकल्चर इंप्रूव करने के लिए कई सारे काम किए। उसने दीवान आमिर कोही की स्थापना करी, यानी कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनवाया। इसने बंजर यानी कि जो बैरन जमीनें थी, जो बंजर जमीनें थी, उनकी सिंचाई में काफी इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करी थी। इवन किसानों को एग्रीकल्चरल लोन्स भी दिए थे कि आप लोग करिए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन काफी कमजोर होने की वजह से स्कीम ये वाली जो थी इसकी वो फिर फेल हो गई थी। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक वाला ऑप्शन यार इसमें सही जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक इंपॉर्टेंट है ही, इसके नाम पर काफी सारे फैक्ट संबंधित हैं, एग्जाम में इसकी कई सारी पॉलिसी पूछी जाती हैं। इसने टोकन यानी कि सिक्के वगैरह बनाने में बहुत सारा काम किया। अपनी राजधानी को शिफ्ट करने दिल्ली से ये आपका दौलताबाद लेकर गया था, उसको लेकर इसको जाना जाता है। दीवाने आमिर कोही को लेकर ये फोकस है। एग्रीकल्चरल लोन्स देने का इसको काम दिया जाता है। अच्छा, ये जो नाम मैंने यूज किया एग्रीकल्चरल लोन्स, यानी कि जो एक कृषि संबंधित आप लोगों को लोन दे रहे हैं, उनको एक नाम दिया जाता था। वो नाम बताएगा कोई? उसको सुंदर किया कहा जाता था, सुंधार। जो भी आपको ठीक लगे। देखो मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ क्योंकि मेरे लिए आसान थोड़ा सा इंग्लिश में लिखना होता है, बट आई थिंक मेरे बोलने से आपको क्लियर हो जाता होगा। ठीक है। अभी मोहम्मद बिन तुगलक की बात हो रही है तो आप लोगों ने ना एक सवाल देखा होगा अपने एग्जाम में आता हुआ, इब्न बतूता का। इब्न बतूता ये एक फॉरेन ट्रैवलर था जो कि भारत आया था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के इंडिया में आता है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं बात। खैर आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत गठित राज्य वित्त आयोग यानी कि स्टेट फाइनेंस कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? Which of the following statement is true regarding the State Finance Commission constituted under Article 243 of the Indian Constitution? पहले तो इस सवाल के अंदर दिए गए आर्टिकल को आप याद रखिएगा कि वो स्टेट फाइनेंस कमीशन से संबंधित है। फिर उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, एक एक करके स्टेटमेंट वाइज चलते हैं। पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे, यह एक गैर संवैधानिक और केवल सलाहकारी निकाय है जिसकी स्थापना नीति आयोग की सिफारिश पर की जाती है। आपको इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है।
आपने अभी ऊपर आर्टिकल देख लिया, स्टेट फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ये आप कैसे कह दिए कि ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? अब यहीं पर कॉन्स्टिट्यूशनल इसको मैं कह रहा हूं, तो आप लोग मुझे बताइए कि इसको कब लाया गया था? इसको लाया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद, और ये समय कब था? 1992 के बाद इसको लाया गया था। ये बात पता होनी चाहिए, आपको पता थी, मुझे पता है आपको पता थी। नेक्स्ट, इसकी नियुक्ति प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। बस मुझे यही सेटिस्फेक्शन मिल गया ऑप्शन नंबर बी में। आर्टिकल 243 के आई क्लॉज के अंदर एक बात कही गई है, वो बात क्या है कि हर 5 साल में जो गवर्नर है वो स्टेट फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करने का काम करता है। बाकी तीसरा इन्होंने दिया कि इसका मुख्य कार्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच टैक्स के बंटवारों की सिफारिश करता है। क्या इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू रिकमेंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स? जी नहीं, ये काम फाइनेंस कमीशन करता है, जो कि आर्टिकल 280 में आपको नजर आता है। स्टेट फाइनेंस कमीशन थोड़ी ना करता है। स्टेट फाइनेंस कमीशन का काम राज्य और जो लोकल बॉडीज हैं उनके बीच में रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूशन का रिकमेंडेशन देने का काम करता है। चौथे में ये कह रहे हैं कि इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा सीधे करी जाती है। ये मैंने गलत कर दिया तो सही क्या है, क्योंकि अपॉइंटमेंट यहाँ पर गवर्नर साहब करते हैं, ना कि राष्ट्रपति। तो फाइनेंस कमीशन और स्टेट कमीशन पर, फाइनेंस कमीशन वर्सेस स्टेट फाइनेंस कमीशन, इन दोनों पर आपको हमेशा सुनने के लिए मिलता रहता है। फाइनेंस कमीशन जो है वो आपका आर्टिकल 280 के अंदर आता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन आपका 243 आई क्लॉज के अंदर डिफाइंड है। फाइनेंस कमीशन के अंदर आपको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हुए नजर आएंगे और दूसरी तरफ आपको गवर्नर अपॉइंट करते हुए आएंगे, तो ये बेसिक बातें हैं, ठीक है। बाकी ये 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के बाद इसका आना, और ऐसे ही फिर 73 के बाद आपका आया था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। उसमें क्या हुआ था? उसमें आपका जो अर्बन लोकल बॉडीज है उससे संबंधित बातें कही गई थी, याद है ना? मतलब चलो, साथ में थोड़ा बहुत डिस्कशन हो जाता है ना, तो कुछ और एक्स्ट्रा चीजें क्लियर हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1928 में आयोजित नेहरू रिपोर्ट के तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे और इस रिपोर्ट की मुख्य मांग क्या थी? ये इजी कैटेगरी का सवाल है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर ये बेसिक डिस्कशन है। पहले में इन्होंने दिया है जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांग रहे। जी नहीं, जवाहरलाल नेहरू कमेटी चेयरमैन नहीं थे। पूर्ण स्वराज की डिमांड 1929 सेशन में ऑफिशियली अडॉप्ट करी गई थी, ना कि इस 1928 की रिपोर्ट में। दूसरा है मोहिती लाल नेहरू और वो डोमिनियन स्टेटस मांग रहे हैं। ये वाला जो ऑप्शन है, इसको देखकर आपके चेहरे पर स्माइल आई होगी, क्योंकि 1928 में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस ने इस कमेटी को बनाया था, जिसके चेयरमैन मोतीलाल नेहरू जी थे। और इस सेशन के अंदर मेन रिकमेंडेशन इनकी ये थी कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया जाए। अब ये डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? इसके अंदर ना हम किसी के अधीन ही रहते हैं। अब तक उतना वाइड स्प्रेड आइडिया था नहीं, बट बाद में फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस पर हम बातें करने लग जाते हैं। तो याद रखेंगे इसको। नेहरू रिपोर्ट 1928 पहला ये मेजर एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क था जो कि भारतीयों ने प्रिपेयर किया था। अगर कल कोई सवाल पूछ ले कि फर्स्ट मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क प्रिपेयर्ड बाय इंडियंस, तो ये आपका 1928 वाला ही है। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि जो साइमन कमीशन था उसमें इंडियन मेंबर्स को शामिल नहीं करा गया था, उसका रिस्पांस नहीं। ये नेहरू रिपोर्ट हमने बनाई थी। फिर इसमें जिन्ना का रिस्पांस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन्ना के 14 पॉइंट्स आ जाते हैं, आपने सुना होगा। वो भी कब आते हैं? वो भी 1929 के अंदर वो देते हैं। तो नेहरू रिपोर्ट के ऑपोजिशन में दिए गए थे वो आपके 14 पॉइंट्स, किसके? जो था जिन्ना, ये भी लिख लीजिएगा यहाँ पर, जिन्ना के 14 बिंदु। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फिर से आपको ये देखो, इन्होंने 3 स्टेटमेंट दिए हैं, मैंने इसमें ऑप्शन इंक्लूड नहीं किए हैं, बट इसमें यही है कि बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है ना? जेट स्ट्रीम से रिलेटेड सवाल है, ये फिर से आपका ज्योग्राफी पर आधारित सवाल है। ज्योग्राफी का एक बहुत ही अच्छा डिस्कशन मैंने अपने इस यूट्यूब पर करा रखा है, काफी डीप डिस्कशन। एनीवेज, क्या क्या स्टेटमेंट है एक एक करके डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा, ये जेट स्ट्रीम्स को लेकर बात हो रही है, तो वो स्टेटमेंट वाइज हम देखते हैं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। पहला है, यह क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर के ऊपरी हिस्सों में अत्यधिक तीव्र गति से चलने वाली संकरी और सर्पिलकार पवन धाराएं हैं, यानी कि दीज आर नैरो meandering with wind currents that flow at extremely high speeds in the upper reaches of the troposphere। क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है?
क्योंकि ये जो जेट स्ट्रीम्स होती है ना, ये फास्ट फ्लोइंग एयर करंट्स होती हैं, जो कि आमतौर पर आपको अपर ट्रोपोस्फेयर के अंदर नजर आएंगी, जो कि इन्होंने इस स्टेटमेंट के अंदर दिया। ये आपको वेस्ट टू ईस्ट ये फ्लो का डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में चलती हुई नजर आएंगी, और जिनकी स्पीड भी जो है ना वो लगभग 100 से 400 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसकी स्पीड होती है। तो ये भी एक्स्ट्रा जो बात मैंने यहाँ पर करी है ना, ये आप याद रखिएगा। दूसरा है, पृथ्वी पर जेट स्ट्रीम केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में इनका पूर्ण अभाव होता है। मैं इसको गलत कर दूंगा, क्योंकि जेट स्ट्रीम्स दोनों ही हेमिस्फेयर में आपको नजर आएंगी, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर भी और साउदर्न हेमिस्फेयर के अंदर भी। तो इसीलिए ये सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो हमने यहाँ पर गलत कर दिया। तीसरा है, भारत में शीत ऋतु में आने वाले ये पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस को लाने में उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन ब्रिंगिंग द वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस दैट अराइव इन इंडिया ड्यूरिंग द विंटर सीजन। जब हम वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस को सुनते हैं ना, तो यही मेन बात होती है, जो कि उनको लाने के कारणों के रूप में हम डिस्कशन करते हैं। इंडिया के अंदर ये पश्चिमी विक्षोभ बोल दीजिए, या फिर जो खंडों में हम बारिशें वगैरह देखते हैं, उनका कारण हम क्या देखते हैं, ये वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस की वजह से ही तो देखते हैं, जिनका जो मूवमेंट है उसमें आपको सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जो जेट स्ट्रीम्स हैं उनका ही इंपॉर्टेंट रोल नजर आता है। ठीक है, तो इसमें भाई पहला और तीसरा करेक्ट है, तो 1 और 3 वाला जो आपका ऑप्शन रहा होगा वो करेक्ट होगा। अभी जेट स्ट्रीम्स की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक जेट स्ट्रीम्स। कुछ इंपॉर्टेंट जेट स्ट्रीम्स के एटलीस्ट आपको नाम पता होने चाहिए, जैसे कि पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम का हम डिस्कशन करते हैं, ऐसे ही ये जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की हमने बात करी, ऐसे ही आपको ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स नजर आएगी। तो ट्रॉपिकल वेस्टर्ली, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली एंड पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम, ये तीनों को आप याद रखिएगा। ठीक है, अब मॉनसून की भी ट्रिक आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि गर्मियों में जो यही आपके सब ट्रॉपिकल आपके वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हैं, ये नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं, और फिर वहां पर ट्रॉपिकली ईस्टर्ली जो आपके जेट्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और यही है आपके इंडियन मानसून के लिए फेवरेबल कंडीशन, अगर आपने मानसून के बारे में पढ़ा है तो। खैर एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल में जब हम किसी आवर्त यानी कि पीरियड में बाएं से दाएं यानी कि लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो तत्वों के गुणों में क्या परिवर्तन होता है। ये पीरियडिक टेबल पर आधारित सवाल है। इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल व्हाट चेंजेस अकर इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। एक पीरियड में हम लेफ्ट से राइट यहाँ पर मूव कर रहे हैं, तो एक एक करके ऑप्शन वाइज देखते हैं कि इन्होंने दिया क्या है। पहला है कि क्या इससे परमाणु का आकार बढ़ता है, इंक्रीज होता है। हम इसको गलत करेंगे, क्योंकि पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर जो एटॉमिक साइज है वो क्या होता है, वो डिक्रीज होता है, वो घटता है। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता है, इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से आपको एटॉमिक साइज डिक्रीज होता हुआ नजर आएगा। तो पहला वाला तो इन्होंने गलत दे दिया। अगला देखेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन बंधुताएं बढ़ जाती हैं, इसको मैं करेक्ट करूंगा। अब आप में से आधे लोग बोलोगे कि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये क्या होता है, तो उसके बाद ही हम बताएंगे कि वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। जब आप एक पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो ये दोनों चीजें क्या करती हैं, एटम्स इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का इंक्रीज होना हुआ आप देखते हैं, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन की बंधुता, ये दोनों चीजें ही आपको बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो इसमें क्या हो रहा है, जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, एटम्स इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हैं, एटम्स इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिस वजह से सिचुएशन आपको नजर आती है। तीसरा है, धात्विक गुण यानी कि मेटालिक करेक्टर मजबूत हो जाता है। इसको मुझे गलत करना पड़ेगा, क्योंकि मेटालिक करेक्टर डिक्रीज होता है जब आप लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हैं, और इसमें जो नॉन मेटालिक करेक्टर है वो इंक्रीज होता है। तीसरा था, आयनन ऊर्जा यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी का मान लगातार घटता है, नहीं घटेगा, जनरली आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर इंक्रीज होती है। तो ये बेसिक
पीरियोडिक टेबल के अंदर मूवमेंट्स होते हैं जिसमें आपका कारण भी होते हैं कि इलेक्ट्रॉनों को वो ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हैं, चार्ज का जो न्यूक्लियस है वो चार्ज आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पर कई सारी प्रॉपर्टीज हमें पढ़ाई जाती हैं, जैसे कि एटॉमिक रेडियस, यानी कि परमाणु की त्रिज्या होती है वो क्या होती है, वो घटती है। ये कब की हम बात कर रहे हैं, जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। ये परमाणु त्रिज्या पर आपसे पूछा जाएगा तो मैंने क्या कहा, वो घट रही है। मेटालिक करेक्टर मैंने बता दिया वो घट रहा था, तीसरे वाले ऑप्शन में उन्होंने बोला था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने बढ़ा दिया था, वो बढ़ रही थी क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे थे। आयोनाइजेशन एनर्जी के मान में आपको नजर आती है बढ़ोतरी, ना कि घट मतलब घटते नहीं है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया था, इलेक्ट्रॉन बंधुता वो भी बढ़ रही थी। तो यहाँ पर साइज नीचे जा रहा है और अट्रैक्शन ऊपर हो रहा है अक्रॉस द पीरियड, जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक मेमोरी ट्रिक आप याद रख सकते हैं। ठीक है भाई, फिर एक सवाल आया है, इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं, बस इसमें इन्होंने क्या किया है, युग्मों पर विचार करने के लिए कहा है जो प्रसिद्ध प्राचीन यात्रियों और भारत में उनके आगमन के समय के शासकों को दर्शा रहे हैं। तो ये वाले सवाल होते हैं कि फॉरेन ट्रैवलर हमारे देश के अंदर आते थे, जो रूलर है उसके साथ इन्होंने मैच करके दिया है। मैगस्थनीज के समय में चंद्रगुप्त मौर्य था, सही है भी, बिल्कुल इसमें गलत करने की आशंका नहीं है। सबसे आसान यही लग रहा होगा। मैगस्थनीज एक ग्रीक राजदूत था। सेल्यूकस निकेटस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इसको भेजा था। इसने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम इंडिका था। ये बातें आपको रटवाई जाती हैं, आपने रट भी रखी होंगी। दूसरा इन्होंने दिया है ह्वेंगहांग, ये जुंगजांग नहीं है, ये इसको ह्वेंगसांग करके आप याद रखिएगा। क्या ये हर्षवर्धन के समय में आया था, ये वाला भी बिल्कुल सीख सही है। ये जो नाम दिया गया ना हैंसांग, ये वही है आपका ह्वाइनसंग, मतलब जिसकी आप ज्यादातर सुनते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वाला भाई यही है आपका, कि स्पेलिंग में ऊपर नीचे एक हो जाता है ये प्रोनाउंसिएशन। तो ये चाइना से इंडिया आया था, हर्षवर्धन के कोर्ट में काफी समय पर रखा। और इसकी जो पुस्तक है वो भी आप लोगों को रटवाई जाती है, कौन सी है, CU, ये पुस्तक ये आप ह्वाइनसंग वाले भाई साहब के याद रखिएगा। तीसरे में ये आपको फाइयान का नाम दे रहे हैं, फाहाइन। वैसे यहाँ पर फैक्सियन लिखा है, लेकिन ये फाहाइन है, आपने इसके बारे में भी पढ़ा होगा, फाहाइन। तो ये क्या चंद्रगुप्त सेकंड यानी कि विक्रमादित्य सेकंड के समय में आए थे। ये वाला भी आपका बिल्कुल सही मैच इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। गुप्ता पीरियड में भारत आता है, उस समय पर चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य यहाँ पर रूल कर रहे थे। पर इसकी जो किताब थी उस किताब का नाम क्या है, रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम्स, मतलब ऐसे इंग्लिश में, रिकॉर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम्स। तो ये इसकी लिखी गई किताब थी। चौथा है इब्न बतूता, ये अलाउद्दीन खिलजी के साथ इसको लिंक कर रखे दे रखे, अभी पीछे बताकर आया था इब्न बतूता के नाम पर। वो कब आया था, वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। इसके समय में ये इब्न बतूता हमारे देश अंदर आता है। और इसकी जो किताब है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको किताब उल रिहाला कहता है। किताब उल रहला, ये इसी इब्न बतूता की किताब है, तो याद रखेंगे। ये ट्रैवलर्स जैसे मेगास्थनीज है वो ग्रीस से आया है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया है। फाहिन की हम बात कर रहे हैं, वो चाइना से आया है, चंद्रगुप्त सेकंड के समय में आया है, विक्रमादित्य के। आपका हुआइन संग इंपॉर्टेंट है, वो भी चाइना से आ रहा है, वो हर्षवर्धन के समय में आ रहा है। इब्न बतूता आपका मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आ रहा है। ये कहाँ से आ रहा है, ये मोरक्को से आ रहा है। इसका ये वाला भी पूछा जाता है। अल बिरूनी एक इंपॉर्टेंट है, वो सेंट्रल एशिया के उज्बेकिस्तान से आया था महमूद गजनबी के समय में। तो वो भी याद रखिएगा साथ में। नेक्स्ट है पर्यावरण विज्ञान के संदर्भ में बायोमैग्निफिकेशन यानी कि जैव आवर्धन की प्रक्रिया का क्या अर्थ है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस व्हाट डज द प्रोसेस बायोमैग्निफिकेशन मींस। अब ये ऐसे नहीं है कि आपको बायोडायवर्सिटी पर आपने कोई चैप्टर पढ़ा हो तभी आप इस सवाल का आंसर कर पाएंगे। इससे ऐसा कुछ भी नहीं निकाल सकते हैं आप, क्योंकि इसका डिस्कशन आप आजकल पर जनरल डिस्कशन के अंदर पूछते हैं या फिर सुनते हैं। जैसे कि जब हम जैव आवर्धन, हिंदी में इसको जैव आवर्धन कहते हैं या फिर बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं, इसका मतलब होता है कि जो फूड चेन है उसमें जैसे जैसे हम हायर ट्रॉफिक लेवल की तरफ बढ़ते हुए जाते हैं तो वहां पर आपको नॉन बायोडिग्रेडेबल जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती हुई नजर आती है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल आपका DDT या फिर मरकरी,
उसमें वाटर है, वाटर से प्लैंकटन, प्लैंकटन से स्मॉल फिश, फिर बिग फिश एंड देन ह्यूमन। अगर अगले लेवल पर पॉल्यूटेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन और ज्यादा हो जाती है तो यही तो आपको नजर आता है बायो मैग्निफिकेशन की सिचुएशन के अंदर। तो एक बार ऑप्शन वाइज चलते हैं। पहला है मृदा में केंचुओं की संख्या बढ़ने से फसलों की पैदावार का अत्यधिक बढ़ जाना, ये बायो मैग्निफिकेशन का कोई एग्जाम्पल या फिर उसका डेफिनेशन नहीं है। दूसरा है खाद्य श्रृंखला फूड चेन में जैसे जैसे हम उच्च पोषण स्तर हायर ट्रॉफिक लेवल पर जाते हैं वैसे वैसे गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक जैसे डीडीटी या फिर पारा की सांद्रता यानी कि मात्रा का बढ़ते जाना क्या है, बायो मैग्निफिकेशन कहलाता है, बिल्कुल कहलाता है। और यही हमने आपको बताया। बायो मैग्निफिकेशन के एग्जाम्पल में मैंने आपको डीडीटी बताया, मैंने आपको मरकरी बताया, और दो और याद रख लीजिएगा आप, एक लेड जिसको शीशा कहते हैं और दूसरा पीसीबी। ये चार आपके बायो मैग्निफिकेशन के एग्जाम्पल में आ जाता है। जब ये बायो मैग्निफिकेशन हम पढ़ते हैं ना तो एक आप बायो एक्यूमुलेशन वाला टर्म भी सुनते हैं, बायो एक्यूमुलेशन। तो ये बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन ये दो टर्म है जिनके बीच में हमें थोड़ा सा क्लैरिटी होनी चाहिए। व्हाट इज दिस बायो एक्यूमुलेशन? इसमें एक जीव के अंदर अगर पॉल्यूटेंट जमा हो जाए, प्रदूषक जमा हो जाए एक जीव के अंदर, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसको कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन। अगर बायो मैग्निफिकेशन की बात करें तो वहां पर हम खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन के अंदर कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। अब मेरे ख्याल से आपको ये दोनों चीजें क्लियर रहेगी। ठीक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी के पद का प्रावधान किया गया है और उसे पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? यार ये तो बहुत ही सवाल आसान हो गया। ये 148 आर्टिकल है ना। सीएजी एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, 148 आर्टिकल के अंदर है, और सीएजी को रिमूव करने का प्रोसेस वही होता है जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है। इसी वजह से सीएजी की जो इंडिपेंडेंस है वो भी काफी मेंटेन रह पाती है। तो वन, ये जो 76 दिया था ये वाला ऑप्शन हम यहाँ पर एलिमिनेट करते। अटॉर्नी जनरल से ये संबंधित है आपका 76 आर्टिकल, इस पर भी हम याद रखेंगे। बाकी 148 रिमूवल सुप्रीम कोर्ट के जज का है, वो वाली बात मैंने आपको क्लियर बता दी। 324 आर्टिकल का भी आपको पता है, ये सीईसी यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन से संबंधित है ना। तो ये भी नहीं था सीएजी से संबंधित। आर्टिकल 110 के बारे में भी पता है, ये मनी बिल को डिफाइन करता है आपका आर्टिकल अनुच्छेद 110। स्पीकर से कोई रिलेशन नहीं है इसका 110 का। तो ये बातें हमें याद रखनी, ऐसी चीजें मतलब पूछती जाती हैं। तो 148 आज के बाद याद रखेंगे सीएजी। 149 के अंदर क्या है, सीएजी की जो ड्यूटीज है उनके क्या क्या काम होते हैं। आर्टिकल 150 तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि 150 नंबर है। 150 नंबर के अंदर आपको क्या नजर आता है, अकाउंट्स। अकाउंट संबंधित आपको डिस्कशन दिया गया है। 151 के अंदर क्या है, इसके अंदर ऑडिट रिपोर्ट्स हैं। अब आप बोल रहे हो कि इतने सारे कैसे याद हो जाएंगे, सब याद हो जाते हैं अगर एक बार आप डिस्कशन देख लेते हैं थोड़ा सा तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची यानी कि 6 शेड्यूल के तहत जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। यह अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्य समूह पर लागू होती है? ये इंपॉर्टेंट भी है और ये इजी कैटेगरी का भी है। अंडर दिस 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल प्रोविजंस हैव बीन मेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट्स डज द शेड्यूल अप्लाई? तो एक एक करके ऑप्शन पर जाने से पहले मैं आपको वो 4 राज्यों का क्रम बता देता हूं। आप उसमें असम याद रखेंगे सबसे पहले, आप उसमें मेघालय का नाम याद रखेंगे सेकंड में, फिर आता है टीएम यानी कि त्रिपुरा, एंड चौथे पर मिजोरम। तो 2 M है और 80 है, डबल M 80। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो पहले ऑप्शन में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम दिया गया है। सवाल में ऑप्शन में जाने से पहले सवाल से संबंधित जो बातें आपको पता है उनको भी एक बार आप रिकॉल करके देख लिया करो ना, तो वो और ज्यादा आपको हेल्प करेगी। ठीक है, दूसरे में असम, नागालैंड दे दिया इन्होंने, यहाँ पर ये गड़बड़ कर दी इसने। इसमें अरुणाचल प्रदेश दे दिया, इसमें मणिपुर दे दिया, है ना। मणिपुर नहीं है, मिजोरम और मेघालय है। तो ये ऑप्शन आप इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते थे। एक शेड्यूल बहुत बार हमसे पूछा गया है, उसमें कई सारी बातें कही गई हैं, कई सारी उससे संबंधित बातों में एक से एक ये है कि वहां पर आपको
ऑटोनोमस जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होती हैं वो नजर आएंगी वहां पर, उनकी जो रीजनल काउंसिल्स हैं वो ऑटोनोमस तरीके से काम करेंगी, उनकी लेजिस्लेटिव, उनकी जुडिशियल और उनकी फाइनेंशियल पावर्स भी सिक्स शेड्यूल के अंदर डाली गई है। यहीं पर एक ना कंफ्यूजन पैदा होता है, जैसे हम फिफ्थ शेड्यूल की बात करते हैं और दूसरी तरफ सिक्स शेड्यूल की, इन दोनों के अंदर कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो जब हम फिफ्थ शेड्यूल पांचवी अनुसूची का जिक्र कर रहे हैं तो यहाँ पर अदर ट्राइब्स ऑफ इंडिया की बात हो रही है, अदर ट्राइब्स, ट्राइबल एरियाज ऑफ इंडिया। और जब हम सिक्स की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से संबंधित डिस्कशन करा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के कर प्रशासन के संदर्भ में जो शिष्ट है, इस शब्द को निम्नलिखित में से किससे संदर्भित किया जाता है? In the context of tax administration of Vijayanagar Empire, which of the following did the term shist refers? एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड इन डायनेस्टीज से संबंधित बातें हमसे पूछ ली जाती हैं। शिस्ट विजयनगर एम्पायर की सबसे इंपॉर्टेंट रेवेन्यू का एक स्रोत था, जो कि भूमि कर, जिसे हम लैंड रेवेन्यू कहते हैं, वो था जो किसान से उनकी जो खेती है, उनकी जो एग्रीकल्चरल वाली जमीन है और जो उनकी प्रोडक्शन हुई है, उनका उत्पादन हुआ है, उनके आधार पर उनसे लिया जाता था। तो विजयनगर की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से या फिर एक लार्ज तरीके से उनकी एग्रीकल्चर, उनकी कृषि पर आधारित थी। इसीलिए जो सिस्ट है वो उनके स्टेट का, उनके राज्य का जो इनकम है उसका मुख्य स्रोत हुआ करता था। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन में विदेशी व्यापार पर लगाए जाने वाला सीमा शुल्क इसका आंसर नहीं है, यानी कि जो फॉरेन ट्रेड पर अलग कस्टम ड्यूटीज वहां पर लगती थी उसको सिस्ट नहीं कहा जाता था, तो हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। असेस लेवाइड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द स्टेट आर्मी, एक राजकीय सेना की देखरेख के लिए दिया जाने वाला जो उपकर है, क्या ये वो था? जी नहीं। आर्मी रिलेटेड टैक्स आपके अलग हुआ करते थे, सिस्ट स्पेशली आपका भूमि कर था। फिर तीसरा है मेन लैंड टैक्स और लैंड रेवेन्यू, मुख्य भूमि कर या भू राजस्व वाला ऑप्शन इसमें सही चला जाएगा। विजयनगर एम्पायर इंपॉर्टेंट है, आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए। इसके संस्थापक, फाउंडर कौन है? इसमें हरिहरा वन और बुक्का राया वन का हम बात करते हैं। हरिहरा वन या फिर बुक्का राया वन, ये दो नाम है जो इनके फाउंडर के रूप में जाने जाते हैं। और समय वही आपका 1336 के आसपास वाला। कृष्णदेव राय इसके ग्रेटेस्ट रूलर के रूप में याद रखना है। ये मैं लिखता नहीं हूँ, लिखने में बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है ना, मतलब इसमें ये चीज बेसिक आपको याद रखनी है। अच्छा, ये विजयनगर एम्पायर के अंदर कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे। आपने डोमिंगो पेस का नाम सुना होगा। ये एक ऐसा फॉरेन ट्रैवलर है जो कि इस समय पर आया था। और एक नूनीज करके भी आपने नाम सुना होगा, इसका पूरा नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। नूनीज सरनेम याद आ रहा है, परनाउर नूनीज, समथिंग लाइक दैट। तो ये भी याद रखेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना संरचना के संदर्भ में ग्यूटेनबर्ग असंबंधता यानी कि ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी किन दो परतों के बीच की सीमा निर्धारित करती है? ये भी अगर आपने ज्योग्राफी तरीके से पढ़ी है तो ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी को आप समझने में, यहाँ पर डिस्क्राइब करने में ज्यादा समय लेंगे नहीं। ये जो एक डिसकंटिन्यूटी या फिर असंबंधता है, ये पृथ्वी का जो मेंटल है, इस मेंटल और जो दूसरी तरफ कोर है, उनके बीच की बाउंड्री को कहता है। तो इसकी डेप्थ आपसे पूछी जाती है कि इसकी गहराई लगभग कितनी होती है, तो ये होता है लगभग 3000 किलोमीटर डेप्थ का, मतलब 2900 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट इसकी डेप्थ कंसिडर करी जाती है। और यहीं पर आपको जो सिस्मिक एस वेव्स हैं वो डिसअपियर होती हुई नजर आती हैं, जिससे पता चलता है कि जो आउटर कोर है वो आपका लिक्विड स्टेट में है। इसी इन्हीं चीजों से तो पता चलता है। तो यहाँ पर आपको एक एक करके ऑप्शन दिए गए, वो देख लेते हैं। अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट, जी नहीं। ऐसी कोई मेजर डिस्कंटिन्यूटी गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी के रूप में नहीं जानी जाती जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में हो। क्रस्ट एंड मेंटल, ये भी हम यहाँ पर एलिमिनेट करेंगे। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी है? इसको कहते हैं मोहो, मोहो डिस्कंटिन्यूटी या फिर मोहरोविसिक। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पूरा, मोहोरोविसिक डिसकंटिन्यूटी। ये आपको नजर आएगी क्रस्ट और मेंटल के बीच में, तो इस पर भी मतलब कल पूछ सकता है। बाकी लोअर मेंटल
एंड आउटर का इन्होंने यहाँ पर ऑप्शन दिया है। यहाँ पर आपको ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी नजर आएगी। आउटर कोर, इनर कोर, ये भी हम यहाँ पर आपको कौन सी डिसकंटिन्यूटी नजर आएगी? लेहमन, लेहमन डिसकंटिन्यूटी। ये पता होना चाहिए, दो फेजेस के बीच की एक बाउंड्री टाइप का आप इनको मान लीजिए। तो मोहो जो मैंने बताया वो आपका क्रस्ट और मेंटल आप लोग याद रखेंगे आज के बाद। तो ग्यूटेनबर्ग का इसने सवाल पूछा वो मेंटल और आउटर कोर वाला, जो ऑप्शन नंबर सी है उसमें हमने क्लियर कर लिया। और जो लेमन डिसकंटिन्यूटी है वो आउटर कोर और इनर कोर के बीच में है। तो ये हमें याद रखना है। एक सवाल हमसे पूछा जाता है, बताइए गेटवे टू कोर, कौन सी कंटिन्यूटी है? वो वही है जो आपकी लोअर मेंटल और कोर के बीच में ग्यूटेनबर्ग। ये भी याद रखना है, इसको आप यहाँ पर याद रखिएगा। ये हो जाएगी आपकी ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, जिसको आप गेटवे टू कोर कह रहे हैं। नेक्स्ट है, आधुनिक अर्थशास्त्र में तरल पैराबोला या फिशर प्रभाव के अनुसार नाममात्र ब्याज दर यानी कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट किन दो घटकों का योग होती है? फिशर इफेक्ट पर इन्होंने बेसिकली चर्चा करी है। इन मॉडर्न इकोनॉमिक्स, अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी पैराबोला और द फिशर इफेक्ट, द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज द सम ऑफ विच टू कंपोनेंट्स। नहीं पढ़ाएगा कोई आपको, हम बता रहे हैं क्योंकि आपको इन चीजों को ऐसे ही करके इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन आप हमारी इकोनॉमी के प्लेलिस्ट एक बार जरा देख कर देखिएगा। तो पहले तो इस नॉमिनल इंटरेस्ट रेट की मैं बात करूंगा। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बोले तो जो वास्तविक, जो रियल इंटरेस्ट रेट है, तो अगर मैं उस रियल इंटरेस्ट रेट के साथ आपका एडिशन कर दूं इन्फ्लेशन जो एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, वो होता है आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। तो ये कॉन्सेप्ट इकोनॉमिस्ट एक फिशर अंकल जी थे, आर्विंग फिशर, जिनके नाम पर ये इफेक्ट दिया गया है, आर्विंग फिशर। उन्होंने दिया था तो उनके नाम पर इसको फिशर इफेक्ट बोल दिया। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन उन्होंने दिया है रियल इंटरेस्ट रेट प्लस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट का सम क्या आपको नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बता रहा है, तो वही वाली बात करेक्ट हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे डिस्कशन करूं, आपका रियल जो इंटरेस्ट रेट है वो 5% है, लेकिन जो आपकी इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड है वो 4% है। तो जो आपकी नॉमिनल इंटरेस्ट रेट आएगी वो कितनी आएगी? वो फिर 9% आएगी, क्योंकि रियल इंटरेस्ट रेट आपने कितना बताया? 5%, और एक्सपेक्टेड जो इन्फ्लेशन थी वो आपने 4% बताई। तो इस आधार पर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को हमने 9% कह दिया। इस पर कल कोई कोई सवाल पूछ ले बेसिक सा सिर्फ जोड़ने घटाने का, तो वो भी पूछ सकता है। ठीक है, अभी रेपो रेट के CRR वगैरह पता है ना? रेपो रेट क्या होता है? रेपो दर क्या होती है? ये RBI जो लैंडिंग करती है उसकी दर होती है। आपका ये आपका जो रिवर्स रेपो है, ये क्या है? ये उल्टा है। ये मतलब जो RBI का बोरोविंग वाला दर है। और CRR क्या है जो इन्होंने यहाँ पर दिया है? कैश रिजर्व रेशियो। ये कैश रिजर्व रेशियो है जो वो अपने पास रखते हैं एक सर्टेन अमाउंट। ठीक है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडियंस लीग, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग 1928 की स्थापना किन नेताओं ने मिलकर की थी? विच लीडर्स ज्वाइंटली फाउंडेड द इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग 1928 विच वाज फॉर्म्ड ड्यूरिंग इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो भाई ये स्थापना पहले कब करी गई थी, ये आपको इस सवाल के अंदर ही क्लियर रखना है, 1928 में। अब इसके जो प्रमुख फाउंडर्स थे उसमें एक आदमी नहीं था, उसमें दो लोग आपको नजर आएंगे। एक तो आपको जवाहरलाल नेहरू जी नजर आएंगे और दूसरी तरफ आपको सुभाष चंद्र बोस जी नजर आएंगे। तो कृपया करके आज के बाद इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की फाउंडेशन कब हुई, किसने करी वाली बात याद रखेंगे। तो ये जो संस्था है इसका उद्देश्य भी हमें पता होना चाहिए कि जो डोमिनियन स्टेटस की बातें चल रही थी, कि डोमिनेंस स्टेटस पर पीछे डिस्कशन करा था ना, कि डोमिनेंस स्टेटस के बजाय हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी कि पूर्ण समाज की डिमांड को वो करना प्रमोट। तो डोमिनेंस नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज। तो इससे शिफ्टिंग करके हम पूर्ण स्वराज की तरफ आ रहे थे, ये मेजर इसका ऑब्जेक्टिव था। तो उस समय कांग्रेस के अंदर भी एक जवान जो रेडिकल ग्रुप था, वो ग्रुप था जो सीधे कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहता था। वो कहता था कि क्या ही आप डोमिनेंट स्टेटस करते रहते हैं। तो महात्मा गांधी जिन्ना इसके अंदर नहीं है, इसमें जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस वाला ऑप्शन आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल यानी कि डेजर्ट एक शीतोष्ण कटिबंध या ठंडा मरुस्थल, टेम्परेट या फिर कोल्ड डेजर्ट है, ना कि गर्म मरुस्थल? जो नाम इन्होंने दिए मुझे लगता नहीं है आप में से इनको सही करने के लिए कोई गलत करेगा। पहला ऑप्शन उन्होंने क्या दिया है आपको? कालाहारी मरुस्थल।
ये हमें गलत करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये हॉट है। ये एक गर्म मरुस्थल है जिसकी लोकेशन हमें पता होनी चाहिए। कहाँ पर लोकेटेड है ये? साउदर्न अफ्रीका के अंदर है। दक्षिण अफ्रीका पार्ट में आपका लोकेटेड है। गोबी डेजर्ट को आप यहाँ पर टिक कर दीजिए, क्योंकि वर्ल्ड के सबसे फेमस जो ठंडे मरुस्थल है उनमें से ये एक है। बाकी अटाकामा डेजर्ट भी आपको यहाँ पर एलिमिनेट करना पड़ेगा। वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट माना जाता है, जिसकी लोकेशन क्या है? चिली। अटाकामा डेजर्ट जनरली कोल्ड डेजर्ट कैटेगरी में एसएससी आंसर इस अटाकामा को नहीं मानता है। थार डेजर्ट भी हम यहाँ पर एलिमिनेट करेंगे। इंडिया का हॉट डेजर्ट है, राजस्थान के अंदर लोकेटेड है। तो सहारा अफ्रीका के अंदर है। थार मरुस्थल आपको भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर नजर आएगा। कालाहारी मैंने भी पीछे बताया, ये आपका जो बोट्सवाना वाला रीजन है, ये वहां पर नजर आएगा अफ्रीकन साइड के अंदर। गोबी डेजर्ट है एक, ये आपका मंगोलिया और चाइना वाली साइड में, और ये अटाकामा डेजर्ट आपका चिली के अंदर है। तो ये याद रखना है। अच्छा, इंडिया का कोल्ड डेजर्ट कौन सा है भाई? हम इसमें याद रखेंगे लद्दाख को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति यानी कि पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस प्रदान करता है जब संसद के दोनों सत्र सदन में न हो? इजी क्वेश्चन। जब पार्लियामेंट के दोनों जो हाउसेज हैं, दोनों सदन है, वो सेशन में नहीं होते और आपको किसी इमीडिएट एक्शन की नीड होती है, तब राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस इश्यू कर सकते हैं, और ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 123 में दी गई है। ऑर्डिनेंस का जो इफेक्ट है वो पार्लियामेंट्री एक्ट के बराबर होता है, आप ऐसे मानिएगा। तो आर्टिकल 72 में यहाँ पर एलिमिनेट कर दूंगा। वो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर यहाँ पर नजर आती है। प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर आपको आर्टिकल 72 के अंदर नजर आती है। आर्टिकल 111 हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में आर्टिकल 11 किससे संबंधित है? ये जो बिल वगैरह होते हैं ना, उनको मंजूरी देते हैं प्रेसिडेंट, उससे संबंधित है। तो यहाँ पर लिख देता हूं, प्रेसिडेंट का जो एसेंट है, जो मंजूरी है, इसको लेकर, बिल्स को लेकर, उस पर चर्चा करता है आपका ये 111 नंबर। फिर ये 123 हमारा सही हो गया, जहां पर पावर मेकिंग ऑर्डिनेंस को लेकर बातें करी जा रही है। 213 भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये गवर्नर की है, राज्य के अंदर है, ये गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। तो ये 123 और 213 याद रखिएगा। ठीक है, मतलब 90 का अंतर है। गवर्नर की ऑर्डिनेंस पावर 213 के अंदर है। तो ये एक अच्छा डिस्कशन आपके लिए हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक यानी कि पॉलीमर एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है, जिसे एक बार सांचे में डालने के बाद गर्म करके पिघलाया या बदला नहीं जा सकता? इंपॉर्टेंट कैटेगरी का ये एक पॉलीमेरिक एग्जाम्पल भी है, और ये मल्टीपल एग्जाम में पूछा भी गया है। तो क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा कि कौन सा पॉलीमर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो एक बार मोल्ड होने के बाद दोबारा उसको पिघलाया या रीशेप नहीं किया जा सकता? तो आंसर इसमें आपको याद रखना है बेकेलाइट। इसको आप याद रखिएगा। बेकेलाइट में आपको एक एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग होती हुई नजर आती है, जिसकी वजह से अगर आप उसको हीट दे दें तो उसके बाद वो मेल्ट नहीं होगा, बल्कि जलने लग जाएगा। और इसी वजह से जो आपके इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं, या फिर आपके प्लग होते हैं, या फिर हैंडल्स होते हैं, उसके बनाने में इस बेकेलाइट का इस्तेमाल करा जाता है। यहाँ पर पॉलिथीन, पॉलीथीन ऑब्वियसली हम एलिमिनेट नहीं करेंगे। थर्मोप्लास्टिक है ये। क्या है ये? थर्मो प्लास्टिक है, तो इसको हम आंसर नहीं करेंगे। हीट करने पर ये दोबारा सॉफ्टन हो जाता है, क्योंकि पीवीसी, इसको भी एलिमिनेट करेंगे। ये पॉली विनाइल क्लोराइड है। ये भी हमारा मतलब इस के अंदर नहीं आएगा, यानी कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंदर नहीं आएगा। थर्मोप्लास्टिक है ये। तो ये था थर्मोप्लास्टिक कैटेगरी के अंदर आपका पीवीसी भी रहेगा, मतलब पाइप्स और केबल्स में आपको यूज होता हुआ पीवीसी नजर आता है। बेकेलाइट हमारा करेक्ट हो गया। वर्ल्ड का पहला सिंथेटिक प्लास्टिक, ये भी इसको लेकर आंसर किया जाता है। वर्ल्ड का पहला थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आपका बेकेलाइट को कहा जाता है। और फिर ये आपका पॉलीएस्टराइन है, इसको भी हम एलिमिनेट करेंगे, थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोकोल इसी से बनता है, ये भी लिख लीजिएगा यहाँ पर। थर्मोकोल
इसी से बनता है। हिंदी भी लिखनी पड़ेगी मुझे आजकल, थोड़ा सा लिखना पड़ता है। मराठा साम्राज्य के प्रशासनिक इतिहास में अष्टप्रधान परिषद के अंतर्गत विदेशी मामलों और शाही दरबार के समारोहों की देखरेख करने वाले मंत्री को क्या कहा जाता था? इजी सवाल है भाई। मराठा एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेटिव इतिहास के अंदर वो कौन सा मिनिस्टर है जिनको फॉरेन अफेयर्स को ओवरसी करने या फिर रॉयल कोर्ट्स की सेरेमनीज के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी? तो यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन कराया जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी, जिन्होंने अपने प्रशासन चलाने के लिए इस अष्टप्रधान परिषद यानी कि कोर्ट ऑफ 8 मिनिस्टर्स को बनाया था। इसमें जो सुमंत या दाबिर थे, वो फॉरेन अफेयर्स यानी कि जो विदेश नीति है, ये जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया है, इनको विदेश नीति से संबंधित या फिर रॉयल कोर्ट के अंदर जो सेरेमनीज होंगे उन पर काम करने के लिए दिया गया था। ठीक है। बाकी के जो राज्य हैं उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस या फिर राज्य के जो प्रोटोकॉल है उनको संभालने का ये काम करते थे। पेशवा ऑब्वियसली हम यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट ही करते, प्राइम मिनिस्टर के सामान्य पद हुआ करता था। पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसका मुख्य कोऑर्डिनेटर आपके पेशवा हुआ करते थे। बाकी ये सुमंत और दबीर पे मैंने बता दिया आपको। फॉरेन अफेयर्स और रॉयल कोर्ट की जितनी भी सेरेमनीज होंगी वो यही देखेंगे। अमात्य या फिर मजूमदार, इनको भी हम यहाँ पर एलिमिनेट करेंगे क्योंकि ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। इनको वित्त मंत्री आप बोल सकते हैं। अकाउंट या फिर रेवेन्यू का रिकॉर्ड देखने का काम यही करते थे। बाकी फिर चौथा था आपका वाकिया नवीस। वाकिया नवीस का काम हुआ करता था जो इंटेलिजेंस संबंधित बातें हैं, ये रॉ है, इंटरनल रिपोर्ट मेंटेन करने का काम वाकिया नवीस करा करते थे। तो अष्ट प्रधान के जो मिनिस्टर्स हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पेशवा, प्राइम मिनिस्टर, इसमें अमात्य नहीं दिया गया है, वो भी इंपॉर्टेंट है। अमात्य का काम क्या हुआ करता था? ये फाइनेंस से संबंधित थे, ये वित्त से संबंधित थे। अच्छा, दिया तो हुआ है तीसरे वाले ऑप्शन में। ऐसे ही आपको मंत्री या फिर ये जो वाकिया नवीस दिए गए हैं ये आपका इंटेलिजेंस देख रहे हैं। ऐसे ही सुमंत या फिर दाबिर जो दिए गए हैं ये फॉरेन अफेयर्स को देख रहे हैं। ऐसे ही आपको सेनापति नजर आएंगे, सेनापति का काम क्या हो जाएगा? आर्मी को देखेंगे। ऐसे ही आपको पंडित राव एक पद हुआ करता था, पंडित राव का काम हुआ करता था जो रिलीजियस मैटर्स हैं, जो धार्मिक काम है। ऐसे ही आपके न्यायाधीश हुआ करते थे, वो जस्टिस से संबंधित काम करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम पहुंचते हैं एक सवाल पर जो कि हमसे कह रहा है कि ऑन जून 1 2026 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने प्रशासनिक उल्लंघनों यानी कि गवर्नेंस ब्रीचेस और बोर्ड की अनियमितताओं के कारण किस देश के क्रिकेट बोर्ड को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था? ये आपका अभी हाल ही की चर्चा है, क्रिकेट कनाडा। तो यहाँ पर निलंबित कर लिया गया था। कुछ रेगुलरिटीज यहाँ पर पाई गई थी। तो आईसीसी ने उनके गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स, उनकी ट्रांसपेरेंसी और उनके बोर्ड की फंक्शनिंग में काफी सारी सीरियस एफिशिएंसीज को नोट किया था। तो यहाँ पर आप इसको याद रखें। तो ये करंट अफेयर से संबंधित सवाल है। आईसीसी की फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए, उसका हेडक्वार्टर हमें पता होना चाहिए। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी स्टैंड्स फॉर, इसका हेडक्वार्टर दुबई में। ये मतलब पता ही है सबको, यूएई दुबई, याद रखेंगे। बाकी जो चेयरमैन होता है वो भी पता होना चाहिए कभी कभी कौन है। मैं अभी कोई नाम बताना सही नहीं समझूंगा क्योंकि वो बदलते रहते हैं, तो आपको वो देखना है और मुझे कमेंट करके बताना कि अभी कौन है। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा को कहाँ लॉन्च करा गया? वेयर डिड द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिसेंटली लॉन्च परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी? तो देखो ये पहले याद रखो कि इन्होंने लॉन्च क्या किया है, परम शक्ति। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, जिसको मेईटी हम कहते हैं, इन्होंने इस परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी को लॉन्च किया आईआईटी बॉम्बे में, जहां पर अभी कल आपको लेपर्ड नजर आया जो कुत्ते को मार के पकड़ा था। तो ये एक नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन का हिस्सा है जिस पर चर्चा होती रहती है। वहां पर हम रिसर्च पर बात कर रहे हैं, एआई पर बात कर रहे हैं, साइंटिफिक कंप्यूटिंग को इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं, या फिर एचपीसी पर जोर दे रहे हैं। एचपीसी बोले तो जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग है, इनको बूस्ट करने के लिए इसको स्थापित करा गया है। आईआईटी बॉम्बे इसका सही आंसर। तो भाई ये था डिस्कशन। बाकी इस क्लास की जो पीडीएफ है विद सॉल्यूशन, उसकी क्या ही नीड है आपको, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको टेस्ट
रैंकिंग पर मिल ही जाएगा। बट उनका सॉल्यूशन और मेरे इस क्लास के अंदर डिस्कशन का जो सॉल्यूशन है मुझे नहीं पता वो मैच खाएगा नहीं खाएगा। फिर ये है डिस्कशन। बाकी इस क्लास को आप लोगों को क्या कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप में से किसी को गाइडेंस चाहिए अपनी तैयारी में, तो रॉबिन SIRG ये मेरे इंस्टा का यूजर नेम है। आप मेरे साथ इस पर कनेक्ट कर सकते हैं। मैं वहां पर पर्सनली आप लोगों को आपकी तैयारी में गाइड करने के लिए अवेलेबल है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी अगर आप कमेंट करके जाएंगे तो बढ़िया लगेगा हमें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। इस क्लास के अंदर इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। अच्छा लेवल पर सवालों का। चलिए, थैंक यू।